आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और मैं हूं सैयद फैसल अली। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के परिवहन मंत्री, पोर्ट मंत्री और बहुत सारे दूसरे मंत्रालय भी इनके तहत हैं, नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और इनके मंत्रालय ने कम से कम 1 साल का अगर रिपोर्ट कार्ड देखिए तो कहीं ना कहीं कुछ दिखाने को अच्छी चीजें हैं। आपका स्वागत है। गडकरी जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, 1 साल आपके मंत्रिपरिषद को हो रहा है। मोदी जी ने 26 तारीख को ओथ लिया था, 26 तारीख आने वाली है। क्या आप एक सीनियर मंत्री होने के नाते संतुष्ट हैं? देखिए, 1 साल में सभी सपने पूरे नहीं हो सकते। इस देश की जनता ने कांग्रेस को 60-65 साल दिए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने केवल 60 महीने मांगे हैं, उसमें से 12 महीने पूरे हुए हैं। मैं जनता से और आपसे अपील करूंगा कि हमारे 5 साल और कांग्रेस के 65 साल, इसकी तुलना करिए और उसके बाद भी अगर हमने अच्छा काम नहीं किया तो जरूर हमारे बारे में जो फैसला करना है वो करिए। देखिए, जब देश को नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो किसी भी देश का अगर मूल्यांकन करना है तो इकोनॉमिक पैरामीटर्स की बात होती है। 4.25% जीडीपी था जो आज 7.5% पर जाकर पहुंचा है। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से लाखों युवाओं को रोजगार देने की योजना बनी है। 15 करोड़ लोगों के बैंक के खाते खुल गए हैं। इतना ही नहीं तो प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के रूप में केवल एक्सीडेंट बीमा 12 रुपए महीने से पैसे भर के अब होने वाला है। अटल पेंशन योजना, लाइफ इंश्योरेंस की योजना आम गरीबों को मिली है। देश में कोल के बारे में जो 1,88,000 करोड़ का घोटाला हुआ, वो तो घोटाला जिन्होंने किया वो तो छोड़ दो, पर हमने 20 ही कोल माइन के ऑक्शन करके 2 लाख करोड़ देश के खजाने में जमा करने का निर्णय किया है। इतना ही नहीं तो जो स्पेक्ट्रम में घोटाला होता, जिसको उस समय कपिल सिब्बल कहते थे नोशनल लॉस है, उससे 1,03,000 करोड़ का देश का फायदा हुआ है, देश को पैसा मिला है। जो रोड 2 किलोमीटर पर डे बनते थे अब वो 14 किलोमीटर पर डे बन रहे हैं। निश्चित रूप से इस देश में जिस अमेरिका ने प्रधानमंत्री, आज जो हमारे प्रधानमंत्री उनको वीजा नहीं दिया था, आज उस अमेरिका में प्रोटोकॉल छोड़कर वहां के प्रेसिडेंट उनके स्वागत के लिए आ रहे हैं। इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। आपके सरकार की जो विदेश नीति है उस पर बाद में बात करेंगे। आपने बहुत सारी उपलब्धियां बताई, बहुत सारे आपने बताया कि ये सारे काम आपने किए हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको याद दिलाऊंगा। मुझे याद है नितिन गडकरी जी कि आपका मैंने इंटरव्यू किया था चुनाव से पहले, और चुनाव में जिस तरह के इमोशनल इश्यूज लेकर के आप लोग आए, उनमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक था करप्शन का, काला धन का, दूसरा था आपका स्मार्ट सिटीज का, और स्वच्छ भारत का आपने आने के बाद शुरू किया अभियान। इन तीनों चीजों पे क्या आपने कहा कि धन जन योजना के तहत 15 करोड़ लोगों का बैंक खाता खुला, सही है, लेकिन उसका क्या हुआ जो आप लोगों ने कहा था कि 15-15 लाख हिंदुस्तानियों के बैंक में आएगा, काला धन वापस लाएंगे? आपको याद दिला रहा हूं कि जो कानून आप लाए हैं वो कानून काला धन वापस लाने के लिए नहीं है, बल्कि काला धन पे कार्रवाई करते हुए उन लोगों को जेल भेजने का है। वापस लाने के ऊपर भी कोई कानून नहीं बना। देखो, पहली बात तो ऐसी कि हमारे पहले कैबिनेट में हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर एसआईटी बनाने का निर्णय किया, जो अटका हुआ था। यूपीए सरकार ने अनुमति नहीं दी थी। आपको पता है कि ये मैटर सब जुडिस है। दूसरी बात, कालाधन वापस लाना, यानी कोई देश में बैंक अकाउंट जमा के वो पैसा उठा के इधर लाना, ऐसा कभी संभव नहीं है। आप लोगों ने कहा था कि 100 दिन में लाएंगे। देखिए, आप लोगों ने कहा है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है, कालाधन लाने के लिए उस देश के साथ करार करना होगा, और करार करने के साथ ये पैसा लाने की भी कोई सिस्टम बनानी होगी। आज काले धन के आपने कानून बनाया, 30% जो टैक्स होगा, 30% पेनल्टी होगी और 40% उसको पैसा मिलेगा। अब इस योजना को रिस्पांस लोग देने के लिए आगे आ रहे हैं, इससे काफी पैसा वापस आएगा। दूसरी ओर, पहली बार काले धन के बारे में कानून बनाने का काम हमारी सरकार ने किया, आज तक नहीं था, और इसका पहला परिणाम कि अब इसके बाद देश के बाहर इतनी कड़ाई है, उसमें कठोर सजा है कि अब देश में कोई काला धन बाहर ले जाकर रखने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। तो ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में काफी प्रमाण में धन देश में। आप ये कह रहे हैं कि हम वापस भले ना ला पाए काला धन, फिर से काला धन लोग लेके बाहर जाएं, इसको कम से कम आप रोकाएंगे? पहली बात, इस कानून से वो बंद हो गया है, और जो काला धन बाहर है वो निश्चित रूप से आने की प्रक्रिया शुरू हुई है, और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में काफी धन वापस आएगा और देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाएगा। आपने एक और वादा किया था कि 2.5 करोड़ जॉब हर साल आप सृजित कीजिएगा, हर साल 2.5 करोड़ लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दीजिएगा। क्या हुआ? इसलिए कि 1 साल में आपने 1,17,000 लोगों को मात्र जॉब दिया है। न्यू जॉब क्रिएशन की बात करें तो सिर्फ 1,17,000 जॉब क्रिएट हो पाई है। कहां गया? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मेरे ही सेक्टर में केवल मैं अपने रोड सेक्टर, पोर्ट सेक्टर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात कर रहा हूं,
कम से कम 25 लाख युवाओं के लिए रोजगार मिला है। देखो 3 लाख करोड़ के काम अब जोरों से शुरू हुए हैं। आप समझ लीजिए कि पहले 240 प्रोजेक्ट बंद पड़े थे, 80 प्रोजेक्ट हमने फिर से चालू कर दिए, फास्ट चल रहे हैं, और 44 प्रोजेक्ट हम टर्मिनेट करके फिर एंडर करके चालू कर दिए, और कल के निर्णय के कारण बाकी भी प्रोजेक्ट चालू हुए हैं। और मैं 1 लाख करोड़ के नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वर्क ऑर्डर दे चुका हूं। अब आने वाले 6 महीने में मैं 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को और मंजूर करने वाला हूं। तो आप समझ लीजिए कि ये जो 1-1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट, पैसा जाने वाला कहां है? ड्राइवर्स को, वहां के रोड रोलर चलाने वालों को, सीमेंट ट्रांसपोर्ट को, फैक्ट्री को, स्टोन क्रश बनाने वालों को, इससे एक नया एम्प्लॉयमेंट खड़ा होना, इंजीनियर्स को काम मिलने वाला है। और देखिए, जब इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडस्ट्री आएगी, कॉन्ट्रैक्ट शुरू होंगे, काम शुरू होंगे, तब कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो बेरोजगारी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी तो गरीबी दूर होगी। लेकिन 5 साल का समय है, 12 महीना आपका निकल चुका है, तो सर आपने, कांग्रेस ने क्या किया 60 साल में? कांग्रेस ने जो किया उसकी सजा उसको मिल गई। आपने कभी सोचा नहीं होगा नितिन गडकरी जी, आप इतने पुराने राजनीतिक हैं, कि 44 पे वो पार्टी सिमटेगी। इन्हीं कारणों से वो 44 पे आ गई। आप लोग जिन वादों के साथ, जिन इरादों के साथ आए थे, अगर आपने भी वैसे ही किया तो जाहिर सी बात 5 साल के बाद आपको भी चुनाव मेरा एक ही कहना है, अभी तो 1 साल भी नहीं हमको हुआ। कांग्रेस को आपने 65 साल दिए, हमको 1 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ है। अब हमारे सब सपने जो है, सब काम है जो 65 साल कांग्रेस नहीं कर सके, हमने 1 साल में सब पूरा करना चाहिए, ये कहना तो संभव नहीं है। पर एक बात मैं बता दूं, जिस ट्रेंड से इकोनॉमी बदल चुकी है, 4.25% से जो 7.5% पर हमारा जीडीपी जा रहा है, हमारे देश के विकास की जो नई नीतियां हम अपना रहे हैं, गांव गरीब मजदूर किसान की कल्याण की योजना आंक रहे हैं, देश बदल रहा है। 5 साल में एक बदला हुआ हिंदुस्तान आपको मिलेगा। सबका साथ, सबका विकास, जात पंथ धर्म भाषा के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सबको बराबरी का साथ होगा, सबको बराबरी का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, और सब मिलकर हिंदुस्तान का विकास होगा। आपने एक बहुत अच्छी बात की, सबका साथ सबका विकास। इन्हीं नारों पे आप आए थे, और सारे लोगों को आपने चूंकि ये बात निकाली है, सबका साथ सबका विकास, कहीं आपको ऐसा लगता है कि सबका साथ और सबका विकास के नारे में एक बहुत बड़ा समुदाय कहीं पीछे छूट रहा है? यही तो कांग्रेस की राजनीति है। कांग्रेस ने 60 साल में मुसलमानों को क्या दिया? चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर, क्लीनर, इसके सिवा कोई धंधा नहीं दिया। वक्फ बोर्ड की करोड़ों रुपए की जमीन उन्होंने क्या किया? उसका सब प्रॉपर्टी अनेक कांग्रेस के नेताओं ने उसको हजम कर दिया, होटल बनाया, हजम कर दिया। देखो, कांग्रेस की राजनीति यह है कि मुसलमानों को शिक्षा नहीं देना, उनको पढ़ाना नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नहीं देना। मैं जब नागपुर में, मैंने अंजुमन इस्लाम को इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, क्योंकि आज मुसलमानों में पढ़ाई की, तालीम की आवश्यकता है। पहली बात, आज हमारे देश में मुसलमानों को शिक्षा की आवश्यकता है। व्यवसाय विमुख तांत्रिक शिक्षण, इंजीनियरिंग, देखो उसके साथ स्किल डेवलपमेंट। अब पहली बार देश में 22% ड्राइवर की कमी है। आज देश में ड्राइवर नहीं, मैं 2000 इंस्टीट्यूट खोल रहा हूं ताकि ड्राइविंग ट्रेनिंग आसान हो जाए और बेरोजगार युवाओं को ड्राइविंग लाइसेंस मिले। स्किल डेवलपमेंट का अब मैं करार कर रहा हूं, मेरा डिपार्टमेंट और स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इस बार देश में स्किल डेवलपमेंट के मेरे डिपार्टमेंट रिलेटेड सेंटर खोल रहा हूं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कांग्रेस ने एक ही किया। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी यह है कि डर पैदा करो, फियर। मुसलमानों के मन में, क्रिश्चियनों के मन में डर पैदा करो। कहीं चर्च पर पत्थर मारा, बीजेपी वालों ने मारा, कई मुसलमानों को कुछ बीजेपी ने किया। 1 साल में मुझे बता सकते हैं आप ऐसा कोई निर्णय हमने किया जो मुसलमानों पर अन्याय करने वाला? आपने निर्णय नहीं किया मुसलमानों के साथ अन्याय का या माइनॉरिटीज या क्रिश्चियंस के साथ अन्याय का। पर कांग्रेस क्या कर रही है? गडकरी जी, ये बात तो मानिएगा कि पिछले 12 महीने में इस तरह की घटनाएं ज्यादा हुई हैं, ये इंसिडेंट ज्यादा हुए हैं, चाहे चर्च पे अटैक की बात हो, चाहे साध्वी और जो दूसरे आपके एमपीज हैं उनके जरिए माइनॉरिटीज के ऊपर वर्बल अटैक जो है वो बढ़ा है। इसको कैसे आप देखिएगा? देखो, पहले बात तो ऐसा है कि इस 1 साल में देश शांतिपूर्ण रहा। हिंदू मुसलमानों के बीच में चिंगारियां सुलगाई जा रही हैं, किसी भी समय कुछ हो सकता है। कांग्रेस वाले चल जा रहे हैं। देखो, एक बात, साक्षी महाराज अगर कह रहे हैं या साध्वी निरंजना अगर कह रही है तो कांग्रेस कहां है? साक्षी महाराज के मतों से हम सहमत नहीं है, पार्टी और सरकार जाहिर कर चुके हैं। हमारी लोकतांत्रिक पार्टी अलग अलग बातें करते रहते हैं और उनके व्यू पॉइंट से हम सहमत नहीं है। मैं आपको तो अब नाराज मत हो जाइए। हर बात के बिल रोज पार्लियामेंट में डाल के हम मुस्लिम विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी करके रोज डालते थे। बंगाल में घटना हुई, एक नन पर बलात्कार हुआ, बोले बीजेपी आरएसएस वाले इसके पीछे।
बाद में तो बांग्लादेशी मुस्लिम युवक निकले। मैं कोई वो मुसलमान है करके उनके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। प्रॉब्लम है दिल्ली में एक दारू पीकर किसी ने जाके पत्थर मारा तो हमारे नाम एक भी चर्च के पीछे बीजेपी नहीं। आप ये कह रहे हैं कि जो इतना इंसिडेंट हो रहा है ये भी कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसमें आपकी पार्टी या इससे जुड़े हुए किसी और? देखो मैं आपको इसके पहले भी ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट होते थे, हमारे ज्यादा हो रहे हैं, चिंता ये ज्यादा नहीं हो रहे। उल्टी कानून और व्यवस्था अच्छी है। आप मैं बताऊं जहां जहां दंगे होते थे कई दंगे नहीं हो रहे, सद्भाव अच्छा है, आपस में संबंध अच्छा है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुसलमानों पर कोई अन्याय अत्याचार नहीं करना चाहता। यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो गडकरी जी ये कह रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसमें मुसलमानों या दूसरे जो अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर कोई अन्याय नहीं होगा। लेते हैं ब्रेक। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे काले और घने। केश किंग द किंग। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ नितिन गडकरी मौजूद हैं। गडकरी जी से बातचीत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अभी जो गवर्नमेंट है उसमें किसी भी अल्पसंख्यक या किसी भी समुदाय के खिलाफ किसी तरह की कोई चीज नहीं होने दी जाएगी। मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास होगा। लेकिन एक बात बताइए, अभी जिस तरह से सरकार आपकी चल रही थी, चलिए इनको एक ये मुद्दा इसको छोड़ देते हैं। लैंड एक्विजिशन बिल आए, लैंड एक्विजिशन बिल पे आप बहुत बढ़ चढ़ करके बोलते रहे, आगे बोलते रहे। आपने सोनिया गांधी को भी चैलेंज किया है कि मुझसे बातचीत कर ले, राहुल को भी आपने कहा है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में कहीं ना कहीं ये मुद्दा आप लोगों की गले की हड्डी बना हुआ है। आप चूंकि पथ परिवहन मंत्री भी हैं, अगर लैंड एक्विजिशन बिल नहीं पास होता है, ऐसी स्थिति में आपके मंत्रालय की क्या स्थिति होगी? और क्या ये मुद्दा आपको नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाथ से निकल रहा है? देखिए, पहली बात तो ऐसी कि इस बिल में गांव, गरीब, मजदूर, किसान के खिलाफ कुछ नहीं है। जो 2013 का बिल पास हुआ उसमें हमने 6 सुधार किए हैं। पहला ऐसा है कि जिसकी जमीन एक्वायर्ड होगी उसके परिवार में एक नौकरी मिलेगी। दूसरी बात, हमने जो सब्जेक्ट था कि रूरल एरिया में 1:4, 1 up to 4 था, उसको अभी हमने 1:4 किया कि 4 गुना मुआवजा मिलेगा। अर्बन एरिया में 1 up to 2 था, उसको अप टू निकाल दिया, 1:2 किया है, जिसके कारण 2 गुना मुआवजा मिलेगा। तो किसानों का फायदा हो रहा है। 5 बातों के लिए हमने केवल अमेंडमेंट की। एक, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई के लिए, गांव में सरकारी अस्पताल के लिए, सरकारी स्कूल के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए, पीने के पानी की टंकी के लिए और गांव के रोड के लिए। मुझे बताइए, रेलवे के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अगर ये देखो 80% लैंड सिंचाई के लिए एक्वायर्ड होती है। 5.6% सिंचाई केवल झारखंड में है, 16.8% महाराष्ट्र में है, 30% मध्य प्रदेश में है, 34% गुजरात में है, 42% उत्तर प्रदेश में है। क्या इस देश के समुद्र में जितना बरसात आती है उसमें से 15 से 20% पानी लेक और डैम में जाता है, 15 से 20% पानी जमीन के अंदर जाता है और 70% पानी समुद्र में बह जाता है। क्या समुद्र पे में जो पानी जाता है उसको रोकना नहीं चाहिए? वो पानी किसानों के खेतों को नहीं देना चाहिए? किसानों के खेतों को पानी मिलेगा तो उत्पादन 2.5 गुना नहीं बढ़ेगा। अब मुझे बताइए कि ये तालाब है, डैम है, अब इसमें जिनकी जमीन जाएगी उनको तो कोई पानी मिलने वाला नहीं है। ये कानून कहता है कि 80% लोग अगर अनुमति देंगे तो डैम बनेगा। वो क्यों देंगे? कोई नहीं देगा तो एक भी डैम नहीं बनेगा, तो किसान के खेत को पानी नहीं मिलेगा। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने कंसेंट क्लॉज और ऐसा एग्जाम किया। अब देश की सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट बनाना है, क्या 80% लोग नहीं कहेंगे तो देश की सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट नहीं बनेगा? कोई मिसाइल जमीन के अंदर रखने को जगह नहीं ले पाएंगे, उसके लिए हमने एग्जाम किया। तीसरी बात, इस देश में 99% लोगों को रहने के लिए घर नहीं है। 1% लोग केवल 10 लाख रुपए के ऊपर का घर खरीद सकते हैं। अब मुझे बताइए, क्या इस देश में 99% लोगों को अगर घर चाहिए, लो कॉस्ट और अफोर्डेबल हाउसिंग, तो हमारे प्रधानमंत्री ने जाहिर किया कि 2022 तक हम देश के सभी लोगों को घर देंगे। इसमें हिंदू आए, मुसलमान आए, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, सब भारतीय आए।
अब मुझे बताओ ये घर क्या हवा में बनेंगे? नहीं, लेकिन ये बताइए, आपने सभी पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको, लेकिन ये आपने एग्जेम्प्ट किया इन चीजों पे जो नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज हैं, लेकिन इसका क्या अगर हम हिंदी में कहें औचित्य है कि आप अगर कोई कॉरिडोर बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं, तो उसके दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर तक की लैंड आप फार्मर से ले लीजिएगा। तो आप भी गलत बोल रहे हैं। देखो मैं पहले समझा, मैं आम लोगों की बात आपसे कर रहा हूं कि जो परसेप्शन बना है, मुझे सवाल कर लूं कि जो परसेप्शन है वो ये है कि आपने जो चीजें खत्म की हैं कि फार्मर्स अपनी, अगर उसकी जमीन पे कोई काम नहीं होता है तो भी वो कोर्ट नहीं जा सकता है, वो अपोज नहीं कर सकता है, उसका कंसेंट जरूरी नहीं है। और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो इलाका होगा उसमें दोनों तरफ सड़क के 1 किलोमीटर तक की जमीन सरकार एक्वायर कर सकती है बगैर कंसेंट के। यही चीजें हैं जो सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी कर रही हैं और किसानों को विचलित कर रही हैं और कांग्रेस को मौका दे रही है आप पे अटैक करने का। पहली बात, मैं भारत सरकार का जिम्मेदार मंत्री होने के नाते आपको बता रहा हूं और आपके चैनल के द्वारा लोगों तक पहुंच रही अच्छी बात है। किसी को ही कोर्ट में जाने के लिए हमने मनाही नहीं की है, कोई भी कोर्ट में जा सकता है। एक दूसरी बात, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अगर मुंबई से दिल्ली बनेगा, यानी 1 किलोमीटर ऐसी लाइन में इंडस्ट्री बनेगी, इसका अर्थ नहीं है। मुंबई से दिल्ली के बीच में जो रोड बनेगा उसमें 1 किलोमीटर दो बाजू में जो गांव आएगा 2000 का 3000 का, उस गांव में अगर कपास होता है तो सूत, सूत से कपड़ा, कपड़े से रेडीमेड गारमेंट, उसके उद्योग की फैक्ट्री लगेंगी। अगर आम आता है तो आम की जूस की फैक्ट्री बनेगी। अगर प्रतापगढ़ से जाता है, आंवला आता है तो आंवले का च्यवनप्राश, आंवले की वही बनेगा। अब मुझे बताया कि इस देश में उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे देश के गांवों के लोग मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर में आ रहे हैं, झुकी झोपड़ी में रह रहे। क्या उनके गांव में अगर उद्योग खुलता है तो उनको वहां रोजगार नहीं मिलना चाहिए? क्या गांवों का विकास नहीं होना चाहिए? एग्रीकल्चर में जो कृषि माल पर प्रक्रिया करने वाले उद्योग गांव में नहीं होने चाहिए? सब दिल्ली मुंबई में होंगे, कपास गांव में होगा और टेक्सटाइल मिल दिल्ली में होगी। ऐसा क्या वजह होगी? आपकी बात अगर मान ले, एक छोटा सा बात मैं अब खत्म कर देता हूं। और इसलिए हम चाहते हैं कि अब उद्योगों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अब इस देश में जो 70% 80% आबादी गांव में रहती थी वो 62% पे आई है। लोग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, नागपुर, मुंबई, कलकत्ता, इसमें झोपड़पट्टी में गांव के लोग आ रहे क्योंकि गांव में रोजगार नहीं है, गांव में रोड नहीं है, गांव में स्कूल नहीं है, गांव में अस्पताल नहीं है। हम गांव को शहरों जैसा बनाना चाहते हैं और गांव को ऐसा विलेज बनाना चाहते हैं कि जो शहर जैसा हो, और इसलिए गांव में उद्योग हो, गांव में रोजगार हो और गांव की प्रगति और विकास हो, यही हमारी कल्पना है। और इसलिए ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 1 किलोमीटर दोनों बाजू में इंडस्ट्री, ऐसा नहीं है। जहां गांव आएगा उस गांव के आजू बाजू में 1 किलोमीटर के क्षेत्र में एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर खड़ा होगा और गांव के लड़कों को गांव में रोजगार मिलेगा। गांव गरीब मजदूर, किसान, खेतियार मजदूर का लड़का, उसको वही रोजगार मिलेगा। यही संकल्पना उसके पीछे है। आपकी बात अगर मान लें तो ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट फ्रेंडली और फार्मर फ्रेंडली आपका लैंड एक्विजिशन बिल है, अगर मैं गडकरी जी की बात बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या हुआ है? कम्युनिकेशन का गैप है या आप लोग अपनी बात किसानों तक नहीं पहुंचा पाए या किसी माध्यम से कहीं ना कहीं कोई त्रुटि ऐसी रहेगी जिसकी वजह से दिल्ली से लेकर के कन्याकुमारी तक आपकी जो लैंड एक्विजिशन बिल है उस पर कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है? देखो, एक देश में एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है जो देश के विकास का विरोध करना चाहती है। ये दिल्ली और मुंबई में बसे हुए विद्वान लोग हैं, ये देश में विकास नहीं होने देना चाहते हैं और इनके एनजीओस को जो ग्रांट्स मिलती है वो भी विदेशियों के बड़े बड़े देशों से मिलती है। ये देश में रोड नहीं बनाना चाहते, ये देश में डैम बनाना नहीं चाहते, ये देश में उद्योगों को खड़ा नहीं होना चाहते, ये गरीबी आदिवासियों के क्षेत्र में रोड नहीं बनाना चाहते। ये इनका कहना ऐसा है कि देश के विकास को रोकना, और दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी के नेता भी ऐसे आइसोलेटेड एनजीओ टाइप माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी लोगों से घेरे हुए हैं। और दूसरी एक बात है, कांग्रेस कर नहीं सकी देश का विकास, कांग्रेस ना रोड बना सकी, ना रोजगार दे सकी, ना गरीबी दूर कर सकी। अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सब बातें होती हुई दिख रही है तो सहन भी नहीं हो रहा और कह भी नहीं पा रहे, और इसलिए लैंड एक्विजिशन पर पॉलिटिकल स्टैंड लेके इसको बदनाम करने की कोशिश वो कर रहे हैं। जब कन्विंस नहीं होता तो कंफ्यूज करने की कोशिश होती है। 13 जून को मैंने विज्ञान भवन में सभी 32 राज्यों के प्रतिनिधि आए थे, अनेक मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री के पत्र मेरे पास है। मंत्रियों ने कहा कि देश का विकास करना है तो इस कानून में सुधार करना चाहिए। यही आनंद शर्मा मंत्री थे, उन्होंने, आपके कुछ मुख्यमंत्रियों ने भी आपके बिल पर एतराज किया है गडकरी जी। एक दूसरी बात ये, पहली बात हमारे कौन से मुख्यमंत्री ने उसमें कुछ बात आपकी पार्टी में बातें बाहर नहीं आती हैं, लेकिन ये तय है मैं आपको ये तो मानिएगा। पहली बात मैं आपको पूछता हूं, यही बात कंफ्यूजन क्रिएट करती है।
हमारे किसी मुख्यमंत्री ने इस बिल पर नहीं किया। हरियाणा के एक मंत्री जो आपके कैबिनेट में हैं, उन्होंने, जो पहले किसी और पार्टी में थे, आज आपकी पार्टी में, उन्होंने अपना विरोध जताया था। राव वीरेंद्र सिंह जी ग्रामीण विकास मंत्री हैं। वो मुझे लेकर उनके गांव में गए। 750-800 चुने हुए जाट समाज के, खाप पंचायत के, किसान यूनियन के लोग आए। उन्होंने मुझे सवाल पूछे, बड़े गर्म हुए थे। आज तक ने पूरा रिकॉर्डिंग किया था, मैंने सब जवाब के उत्तर दिए। फिर वीरेंद्र सिंह जी ने भाषण दिया और बाद में उन लोगों ने कहा कि आपके बिल के बारे में हमारे मन में गलतफहमी थी, हमारे गलतफहमियां दूर हो गई, आप बिल्कुल आगे जाइए, देश का विकास करिए। और वीरेंद्र सिंह जी ने मुझे बुलाया था और गांव में कार्यक्रम किया था। जो वीरेंद्र सिंह लैंड एक्विजिशन के बारे में पूरी तरह से लोगों को कन्विंस कर रहे, कह रहे, वो इस बिल के विरोध में है। आप कैसा कह सकते हो? मुझे खुद लेके उनके गांव में ले गए थे। यही बात हो रही है, जब कन्विंस नहीं होता तो कंफ्यूज करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस दो छोटी सी बात बता दी गडकरी जी, सही कह रहे हैं, आपकी बात मैं मान लेता हूं, लेकिन ये बताइए कि 2 साल पहले आपकी पार्टी ने भी उस बिल को पास करवाने में पूरा सहयोग किया था, पूरा सपोर्ट किया था, तो उसमें क्या ऐसा हो गया 2 साल के अंतर कि उसको इस तरह से अपसाइड डाउन चेंज करने की जरूरत पड़ी? ब्रीफली बता दीजिए। पहली बात तो हमने बिल को बदला ही नहीं, बिल वैसी की वैसी है। हमने केवल 7 अमेंडमेंट्स बताई, 5 मैंने बताई और 2 अभी बताए कि परिवार को नौकरी देना और 1 का 4 और 1 से 2 गुना मुआवजा देना, इतना ही किया है हमने। इसके बाद एक 4, 6, 7 बातें जो की है, बाद में मुझे बताइए, बीजू जनता दल ने हमको सपोर्ट किया। अब मुझे बताइए कि हमने कौन से किसानों के खिलाफ निर्णय किया हमारे अमेंडमेंट में? हमने बिल को बदला नहीं, बिल वही है। दूसरा, आप समझ लीजिए, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है और इसलिए कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, रूल्स बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। अब इसमें से राज्य सरकार जो चाहे वो बना सकते हैं, कांग्रेस के राज्य सरकार जो चाहते हो बना सकते हैं। जयललिता जी ने अपने रूल्स बनाए, झारखंड में रघुवीर दास के नेतृत्व में उन्होंने अपने रूल्स बनाए, इधर हुड्डा ने अपने बनाए थे, पृथ्वीराज चौहान ने अपने बनाए थे। और इसलिए इस कानून में केवल बेसिक स्पिरिट जो है वो हमने पार्लियामेंट पास किया, रूल्स बनाने का अधिकार राज्य सरकार को, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे मोदी सरकार की जो विदेश नीति है, जिसपे बहुत चर्चा होती है, उसका क्या हाल है, क्या उसमें जो वादे किए गए हैं वो पूरे हुए? लेते एक ब्रेक। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ नितिन गडकरी मौजूद हैं। वो बता रहे हैं कि लैंड एक्विजिशन बिल पे कहीं ना कहीं सियासत हो रही है, पूरे तौर पर फार्मर फ्रेंडली है और डेवलपमेंटल फ्री है, और जिस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो वैसा नहीं है। और इस बिल में को बदलने की बात नहीं है, उसमें सिर्फ 7 संशोधन लाए गए हैं, अमेंडमेंट लाए हैं। लेकिन एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि जो और सारी चीजें हुई हैं उसके साथ साथ आपने इकोनॉमी की बात की, आपने जॉब क्रिएशन की बात की, आपने लैंड एक्विजिशन की बात की। एक अचीवमेंट माना जाता है मोदी सरकार का ये है कि 1 साल में उन्होंने 18 से ज्यादा कंट्रीज का उन्होंने भ्रमण किया है, गए हैं। बहुत सारे वादे हुए, अगर हम बात करें जापान से लेकर के चाइना तक, क्या जमीन पे वो सारी बातें आ पाई हैं? देखो, जो फॉरेन के जो वादे होते हैं वो 1 साल में नहीं आते, उसकी प्रोसेस लंबी होती है। पर एक बात सच है, भूटान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, हमारे संबंध अच्छे सुधर गए। आज पहली बार हम लोग फ्रेंडली रिलेशनशिप तैयार हुई है, जो यूपीए सरकार में नहीं थी। चाइना के साथ हमारे संबंध सुधर गए हैं। हम लोग संबंध की बात कर रहे हैं। जब मोदी जी यहाँ चाइनीज प्रीमियर के साथ थे तो हमारे बॉर्डर पे इंकर्जन हो रहा था, वहां चाइनीज सिपाही अंदर घुस रहे थे। आप यहाँ नवाज शरीफ को बुला रहे हैं, बॉर्डर पे रोज मुठभेड़ हो रही, तो संबंध कहाँ सुधर रहे हैं? नहीं, मैं तो पाकिस्तान के बारे में कह नहीं रहा हूँ। नहीं, चाइना की बात मैं कर रहा हूँ। देखो, चाइना की बातों में ऐसा है कि चाइना के बीच में और हमारे बीच में जो तनाव था वो कम हुआ है, और चाइना के साथ हम संबंध सुधारना चाहते हैं, उद्योग व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, और चाइना के साथ जो हमारे जितने तनाव के मुद्दे उसको हम सुलझाना चाहते हैं। बांग्लादेश के साथ लैंड का मामला था, अब हमने उसको सुलझा लिया है।
कल बांग्लादेश के मंत्री, रोड मंत्री मेरे पास आए थे। अब बस सर्विस नहीं, शुरू ये कर आपकी रहे हैं। सरकार की उपलब्धि है। देखो अभी हम लोग ढाका के लिए 4 जगह से है। बसें शुरू कर रहे हैं। अब इनलैंड वाटरवेज से हम ब्रह्मपुत्रा से बांग्लादेश जाने का मार्ग खुला कर रहे हैं। देखिए, एक तो पहली बात है कि हमारी सरकार ने सभी देशों के साथ अच्छे संबंध प्रस्तावित किए हैं। प्रधानमंत्री बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, इनोवेशन की, ई गवर्नेंस की और एंटरप्रेन्योरशिप की। आप मुझे बताइए कि बड़े बड़े देश की टेक्नोलॉजी आ रही है, हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आ रही है और दुनिया में हमारा देश एक नंबर 1 की ताकत बने। इसलिए टेक्नोलॉजी आए, इन्वेस्टमेंट आए, देश आगे जाए, इस भावना से लेकर प्रधानमंत्री जिस विजन के साथ काम कर रहे हैं। क्या हुआ इसके पहले 10 साल में? आप तो मुझे बताइए। 10 साल में कोई निर्णय नहीं हो रहे थे, कोई आगे आ नहीं रहा था, कोई आगे आकर कोई विजन नहीं दे रहा था। यूपीए वाले तो ये कहते हैं, कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि अभी तक जितनी भी घोषणाएं ये कर रहे हैं वो सब वही है जो हमारे सरकार की है। उन्होंने बहुत सारे मैं आपको बता रहा हूँ, INS जो शिप है जिसकी कमीशनिंग हुई, बोले कि वो क्या एक दिन में बन गया। जाहिर सी बात है वो हम लोगों की सरकार के पीरियड में था, लेकिन आप लोगों ने तस्वीर खिंचाई। ये बातें हो रही हैं। मैं एक सीधा जो अच्छा हुआ है वो कांग्रेस ने किया है और जो अच्छा नहीं हो रहा हमारा सवाल गडकरी जी आपसे ये है कि $32 बिलियन का वादा था जापान से, क्या 1 बिलियन भी आ पाया? और अभी एक बात आपको याद दिलाएं कि इतना हंगामा और इतने शोर शराबे के साथ प्रधानमंत्री गए अमेरिका और उसके बाद अभी हम चाइना भी देख रहे हैं। चाइना में 22 बिलियन का करार हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपको एक चीज याद दिलाएं कि इतना हम इसके ऊपर खुश हो रहे हैं कि 22 बिलियन चाइना हमको देने की बात कर रहा है, खामोशी से 46 बिलियन उसने पाकिस्तान को दिया, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। देखो, चाइना ने पाकिस्तान को देना ही उनका अधिकार है, उस पर हमने आपत्ति लेने का अधिकार हमको नहीं है। पहली बात, जापान ने जो वादा किया है, मैं अगले महीने में जापान जा रहा हूं, उसका फॉलोअप शुरू है। जापान के अधिकारियों से मैं मिल रहा हूं, एम्बेसडर भी मुझे मिलने वाले हैं और मैं जापान में जाकर इस डील को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। इसमें प्रॉब्लम हेजिंग का है, उनकी करेंसी है स्ट्रांग और अगर रुपीस की तुलना में डॉलर और येन के बीच में अगर हमारा रुपया अगर घिसर जाता है तो हमको बहुत बड़ी लायबिलिटी आएगी। तो हेजिंग का जो प्रश्न है, इसको कैसे सॉल्व करना, ये यक्ष प्रश्न है और हम इसके लिए कुछ सोल्यूशन लेकर जा रहे हैं। अगर वो सॉल्व होगा तो बड़े प्रमाण पर येन में मदद आएगी और प्रधानमंत्री ने जो कुछ वादे किए निश्चित रूप से उसको फलस्वरूप मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान को हम लोगों ने बुलाया, आपकी सरकार ने यहां पर उनका स्वागत किया, नवाज शरीफ आए ओथ में, लेकिन उसके बाद बात बढ़ नहीं पाई। अगर हम बात करें दाऊद इब्राहिम की, तो उसमें भी आपकी सरकार ने एक बार एक मंत्री कुछ स्टेटमेंट देते हैं, दूसरी बार कुछ और स्टेटमेंट आता है। कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी नहीं दिख रही है पाकिस्तान की पॉलिसी के ऊपर। देखो, पहली बात तो ऐसी है, पाकिस्तान और हम दोनों भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी से ग्रस्त हैं। पाकिस्तान हमसे भी ज्यादा समस्याग्रस्त है। इस समय हम दोनों मिलकर गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से लड़ें। पर पहली कंडीशन हमारी ये है कि पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट जो लीडर्स है उनको एंटरटेन करना बंद कर दें, उनको हिंदुस्तान में उनका एक्सपोर्ट करना बंद कर दें। और पाकिस्तान जब तक ये प्रॉक्सी वॉर बंद नहीं करता, जब तक हमारे देश में 3 बार लड़ाई में हारने के बाद आतंकवादियों को देश में घुसाना और देश में हिंदू और मुसलमान में झगड़ा लगा देना और मुंबई जैसी घटना करना और बाद में कहना कसाब हमारे देश का ही नहीं है, इस प्रकार की झूठी बातें कहना, ये जब तक पाकिस्तान बंद नहीं करेगा तब तक हमारे रिश्ते सुधर नहीं सकते। पाकिस्तान पहले ये जो आतंकवादी गतिविधियां है उसको सपोर्ट करने की बात छोड़ दे और बाद हमें हमारी रिलेशनशिप अच्छी हो सकती है। हम दिल से पाकिस्तान से अच्छे संबंध चाहते हैं, पर पहले पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को और पाकिस्तान आतंकवाद पे कहीं ना कहीं करा के। मेरा सवाल ये है आपसे कि देखिए, आप लोगों की सरकार आई है, इतनी विदेश नीति को लेकर के चर्चा हो रही है, लेकिन ओबामा आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आईना दिखाते हैं। यहां से जाते हैं तो फिर स्टेटमेंट देते हैं कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। एक दूसरी बात ये कि अभी कुछ दिन पहले तक अफगानिस्तान से भारत के संबंध बड़े अच्छे थे, लेकिन नई सरकार आई है हिंदुस्तान में भी और अफगानिस्तान में, हमारे रिश्ते बिल्कुल अलग हो गए हैं। इस हद तक अलग हो गए कि जहां हम ट्रेन कर रहे थे वहां पे अफगान नेशनल आर्मी को, वो ट्रेनिंग का और वो सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान को चली गई है। तो एक तरफ तो आप फ्रांस जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं और मंगोलिया जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके जो इमीडिएट नेबर है उससे आपके संबंध कहीं ना कहीं बिगड़ रहे हैं। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ बातें सरकार बदलने के बाद बदलती रहती है। अभी मैं ईरान में गया था, चाबार में पोर्ट बना रहा हूं और मैं आपको, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल इसमें कभी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, ये चलते रहेगा, पर बाय एंड लार्ज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के अनेक देशों के साथ हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी और विकास की ओर इन्वेस्टमेंट के लिए, उनकी इन्वेस्टमेंट हमको मिल रही है
और आने वाले समय में हमारा देश प्रगति और विकास की ओर जा रहा है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम सब लोग मिलकर देश का विकास करेंगे, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करेंगे और इस देश को भय, भूख, आतंकवाद, भ्रष्टाचार से मुक्त इतनी जगह जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन गल्फ की कंट्रीज की बात करें, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की बात करें, और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा जो फॉरेन एक्सचेंज भारत में आ रहा है वो गल्फ के 6-7 कंट्रीज से आता है। सऊदी अरेबिया से अकेले हाईएस्ट फॉरेन रिमिटेंस होता है। लेकिन कहीं आप लोगों की स्कीम ऑफ थिंग्स पे मैं जानना चाह रहा हूं, गल्फ के राज्य हैं या नहीं है? बिल्कुल है, और उनके साथ हमारे संबंध भी अच्छे हैं। हम कतार से बड़े प्रमाण पर गैस लाते हैं, पेट्रोलियम लाते हैं, उनके साथ हमारे करार है। और निश्चित रूप से मोदी जी की जो टूर बन रहे हैं, मोदी जी जहां जा रहे हैं, 18 देशों में साल भर में गए, अभी मोदी जी और 4 साल है, मतलब वो भी आपकी प्रायोरिटीज में है? निश्चित रूप से जाएंगे, निश्चित रूप से करेंगे। आपको ये लगता है कि अभी तक अगर आपसे ये पूछा जाए स्ट्रेट, नितिन गडकरी जो सीनियर मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट में, कि अगर अपनी सरकार को आंकना हो, अगर अंक देना हो 10 के स्केल पे, क्या अंक देंगे आप? देखिए, अंक मैंने नहीं देना चाहिए क्योंकि परीक्षा हमने दी है। नहीं, अपना असेसमेंट तो करता है आदमी कि हमने अच्छा, इंट्रोस्पेक्शन तो यही है। अपना असेसमेंट नहीं, हमारा असेसमेंट जनता करे, आप जैसे पत्रकार करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने 1 साल में जो काफी दिनों में देश पीछे चल रहा था उसको आगे ले जाने की कोशिश की है और एक पॉजिटिव मार्ग पे देश आगे जा रहा है। हमारा देश का भविष्य बहुत अच्छा है, देश बदल रहा है और गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी पर मात करने की हमारी जो आर्थिक सोच है वो यशस्वी होती हुई दिख रही है और इसलिए अच्छे दिन आएंगे। और जो 50-60 साल में कांग्रेस के राज में नहीं हुआ वो 5 साल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में होगा, ये मेरा विश्वास है। अच्छे दिन आएंगे ये आप कह रहे हैं, लेकिन हम अगर कश्मीर की बात करें तो किस तरह के अच्छे दिन आए हैं कि वहां पे भारत के विरोध में नारे लग रहे हैं और आपकी पार्टी के लीडर्स वहां बैठे रह जाते हैं और वहां पे झंडा पाकिस्तान का जलता है। हम लोगों का दिल दुखता है। देखो, कैसे अच्छे दिन? देखो, पहले तो कश्मीर में मैं 30,000 करोड़ के रोड बना रहा हूं। कश्मीर में ये पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। यानी आप कश्मीरियों को अब नजदीक लाने की कोशिश कर रहे हैं? निश्चित रूप से। आखिर सुन लोगों से संबंध रखकर, सबको साथ में लेकर, जो आतंकवादी और अलगाववादी ताकत है उनसे लड़ने के लिए सबको साथ जो गलतियां कश्मीर में पिछले 60 साल में हुई, जब वहां विकास नहीं हो पाया, वहां के लोगों में एक एलिनेशन की जो फीलिंग आई, उसको ब्रिज करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं? 100% कर रहे हैं। मैं रोड, टनल, सब काम जोरों से कर रहा हूं। कश्मीर का विकास होगा और कश्मीर हिंदुस्तान में बराबरी में आएगा और वहां रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, ये मैं निश्चित रूप से विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं। आपको लगता है कि आपकी सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी बिल्कुल जो आप लोगों का जो पहले इरादा था, जो रोड मैप था, उसी की तरफ चल रही है? निश्चित रूप में है। समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवादी तीनों बातों की चर्चा 47 के बाद देश में हुई। रशिया का जो सोशलिस्टिक पैटर्न, कम्युनिस्ट सोशलिस्टिक पैटर्न था, नेहरू जी ने स्वीकार किया था। देश की परिस्थिति आप देख रहे हो, चाइना बदल चुका है। अब देश में समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद को छोड़कर गरीब व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानकर नए आर्थिक सोच में काम करके, ज्ञान विज्ञान और तंत्र विज्ञान का उपयोग करके हम देश के विकास के लिए आगे निकल रहे हैं और गरीब व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानकर हम देश की परिस्थिति को बदलेंगे। देश को अच्छे दिन आएंगे, गरीबी दूर होगी और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और एक सुखी, समृद्ध और संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान निश्चित रूप से बनेगा। एक आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि अभी जिस तरह से दिल्ली की स्थिति बनी हुई है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इन दोनों में बिल्कुल तलवारें खिंची हुई है और ये आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर कि गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए दिल्ली पे राज करने की कोशिश की जा रही है। क्या कहिएगा? झूठ बात है, हमारा इस बात से कोई संबंध भी नहीं है। गवर्नर अपने राय से अपने निर्णय करते हैं और मैं इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये गृह मंत्रालय का या भारत सरकार का कोई उस पर इंटरफेरेंस? कोई संबंध नहीं, कोई इंटरफेरेंस। आप देख रहे थे नितिन गडकरी से बातचीत, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में, बहुत साफ शब्दों में ये बताया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो 1 साल का जो अभी कार्यक्रम है, जिस तरह की चीजें हुई हैं, वो इनके जो तयशुदा प्रोग्राम थे उसके तहत हैं और अपनी उपलब्धियों से बिल्कुल ये लोग संतुष्ट हैं। लेकिन बहुत साफ इन्होंने कहा कि अभी 60 महीने का हमने मैंडेट मांगा था, अभी सिर्फ 12 महीने हुए हैं और 48 महीने बाकी हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। अगले हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। आदाब।